चलिए 1900 साल से शुरुआत करते हैं। ईटी पॉल नाम के एक म्यूजिक पब्लिशर ने एक म्यूजिक बुक निकाली जिसके कवर पर एक तस्वीर थी डॉन ऑफ द सेंचुरी। इस पिक्चर के सेंटर में एक देवी जैसी फिगर है जिसे एंजल ऑफ प्रोग्रेस कहा गया है। उसके एक हाथ में नई सदी का झंडा है और वो पंखों वाले एक पहिए पर बैठी है। ये पहिया सिंबल है टाइम का जो फ्यूचर की तरफ तेजी से जा रहा है। और उसके पीछे है प्रोग्रेस के निशान, रेलवे, कैमरा, प्रिंटिंग प्रेस और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज। इसी चैप्टर में एक और पिक्चर है टू मजिशियंस की। ऊपर है अलादीन जो अपने मैजिक लैम्प से एक शानदार महल बना रहा है और नीचे है एक मॉडर्न मैकेनिक जो अपने मॉडर्न टूल से ब्रिजेस, शिप्स, टावर्स और हाई राइज बिल्डिंग्स बना रहा है। अलादीन रिप्रेजेंट कर रहा है पास्ट को, ईस्टर्न कंट्रीज को, और मैकेनिक रिप्रेजेंट कर रहा है मॉडर्निटी को, वेस्टर्न कंट्रीज को। तो इस चैप्टर में हम पहले ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्टोरी समझेंगे और फिर इंडिया की, जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन का पैटर्न कॉलोनियल रूल से काफी अजीब तरह से शेप हुआ। सबसे पहले बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जब हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सोचते हैं तो दिमाग में आती हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, लेकिन इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रीज आने से बहुत पहले भी इंटरनेशनल मार्केट के लिए लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रहा था। हिस्टोरियंस इस फेज को प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन से ठीक पहले का दौर। तो हुआ ये कि 17th और 18th सेंचुरीज में दुनिया भर में इंडियन गुड्स की डिमांड बढ़ रही थी। मर्चेंट्स शहरों में प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते थे, लेकिन वहां मुश्किल था। क्यों? क्योंकि शहरों में पावरफुल ट्रेड गिल्ड्स थे। ये गिल्ड्स क्राफ्ट्स पीपल को ट्रेन करते थे, प्रोडक्शन कंट्रोल करते थे और किसी भी नए आदमी को ट्रेड में घुसने नहीं देते थे। इसलिए मर्चेंट्स शहरों से बाहर गांवों की तरफ देखना शुरू किया। गांव में गरीब किसान और आर्टिसंस मर्चेंट्स के लिए काम करने को तैयार थे। ये वो टाइम था जब ओपन फील्ड्स यानी सांझी जमीन खत्म हो रही थी। जिन किसानों के पास छोटी छोटी जमीन थी उससे पूरे परिवार का गुजारा नहीं होता था। तो जब मर्चेंट्स उनके पास आए और सामान बनाने के लिए एडवांस पैसा ऑफर किया तो किसानों ने फौरन हां कर दी। इस सिस्टम से शहर और गांव के बीच एक क्लोज रिलेशनशिप बन गया। मर्चेंट रहता शहर में था, लेकिन उसका सारा काम गांव से चलता था। स्पिनिंग, वीविंग, फिनिशिंग सब अलग अलग घरों में होता था। फिनिशिंग के लिए कपड़ा लंदन जाता था, जिसे फिनिशिंग सेंटर कहते थे। अब आती हैं फैक्ट्रीज। इंग्लैंड में सबसे पहली फैक्ट्रीज 1730s में लगनी शुरू हुई, लेकिन 18th सेंचुरी के एंड तक उनकी संख्या तेजी से बढ़ी। इस नई एरा का सबसे बड़ा सिंबल था कॉटन। 19th सेंचुरी के एंड तक कॉटन का प्रोडक्शन आसमान छू रहा था। फॉर एग्जाम्पल 1760 में ब्रिटेन 2.5 मिलियन पाउंड्स रॉ कॉटन इंपोर्ट करता था, पर 1787 तक ये नंबर बढ़कर 22 मिलियन पाउंड्स हो गया। ये चेंज आया कैसे? 18th सेंचुरी में कई इन्वेंशंस हुए जिससे प्रोडक्शन प्रोसेस का हर स्टेप, कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग, सब फास्ट हो गया। फिर रिचर्ड आर्कराइट ने कॉटन मिल बनाई। अब तक कपड़ा गांव के घरों में बिखरा हुआ बनता था, लेकिन अब महंगी महंगी मशीन्स एक ही बिल्डिंग में, एक ही छत के नीचे लगाई जा सकती थी। एक मिल के अंदर सारा प्रोसेस मैनेज करना आसान था। वर्कर्स पर नजर रखी जा सकती थी, क्वालिटी चेक हो सकती थी और लेबर को रेगुलेट किया जा सकता था। 19th सेंचुरी की शुरुआत तक ये फैक्ट्रीज इंग्लैंड के लैंडस्केप का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन क्या ये इंडस्ट्रियल चेंज बहुत तेजी से हुआ? लेट्स चेक द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। इसमें 4 इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। पहला, ब्रिटेन की सबसे डायनामिक इंडस्ट्रीज अचानक से नहीं आई थी। कॉटन और मेटल्स लीडिंग इंडस्ट्रीज थी। 1840s तक कॉटन इंडस्ट्री सबसे आगे थी, लेकिन उसके बाद जब रेलवेज फैलना शुरू हुए तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री ने लीड ले ली। 1873 तक ब्रिटेन का आयरन और स्टील एक्सपोर्ट 77 मिलियन पाउंड्स का हो चुका था, जो उसके कॉटन एक्सपोर्ट से डबल था। दूसरा पॉइंट, नई इंडस्ट्रीज पुरानी यानी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को इतनी आसानी से हटा नहीं पाई। लेट 19th सेंचुरी तक 20% से भी कम वर्कर्स एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में काम करते थे। टेक्सटाइल एक डायनेमिक सेक्टर जरूर था, लेकिन उसका भी ज्यादातर प्रोडक्शन फैक्ट्रीज के बाहर डोमेस्टिक यूनिट्स में होता था। तीसरा, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में भी छोटे छोटे चेंजेस आ रहे थे। फूड प्रोसेसिंग, बिल्डिंग, पॉटरी, ग्लास वर्क जैसे कई नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर्स में ग्रोथ छोटे छोटे इन्वेंशंस की वजह से हो रही थी। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेक्नोलॉजी का स्प्रेड बहुत धीरे धीरे हुआ। नई टेक्नोलॉजी बहुत महंगी थी, मशीन्स अक्सर खराब हो जाती थी और उनका रिपेयर भी कॉस्टली था। जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन को 1781 में इंप्रूव किया, लेकिन उनके इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्त मैथ्यू बोल्टन को भी यूज करने में सालों लग गए। अर्ली 19th सेंचुरी तक पूरे इंग्लैंड में सिर्फ 321 स्टीम इंजन्स थे।
इंडस्ट्रियलिस्ट्स उन्हें अपनाने में बहुत कॉशियस थे। तो अगर मशीन्स इतनी पॉपुलर नहीं थी तो काम कैसे होता था? इसका जवाब है हैंड लेबर और स्टीम पावर। विक्टोरियन ब्रिटेन में इंसानी लेबर की कोई कमी नहीं थी। गरीब किसान काम की तलाश में बड़ी संख्या में शहरों में आते थे, और जब लेबर सप्लाई ज्यादा हो तो वेजेस यानी मजदूरी कम हो जाती है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट्स को ना लेबर की कमी थी, ना ही उन्हें ज्यादा वेजेस देने पड़ते थे, इसलिए उन्हें मशीन्स में इन्वेस्ट करना जरूरी नहीं लगा। कई इंडस्ट्रीज जैसे गैस वर्क्स, ब्रूरीज, बुक बाइंडिंग, प्रिंटिंग, इन सब में लेबर की डिमांड सीजनल होती थी। क्रिसमस के टाइम बुक बाइंडर्स और प्रिंटर्स को एक्स्ट्रा वर्कर्स चाहिए होते थे। तो ऐसे सीजनल काम के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट्स हाथ से काम करने वाले वर्कर्स को ही प्रेफर करते थे। और हाँ, कुछ चीजें तो सिर्फ हाथ से ही बन सकती थी। मशीन से एक जैसे स्टैंडर्डाइज गुड्स बनाए जाते थे मास मार्केट के लिए, लेकिन मार्केट में अक्सर अजीब डिजाइन्स और स्पेसिफिक शेप्स वाले प्रोडक्ट्स की डिमांड होती थी। जैसे मिड 19 सेंचुरी ब्रिटेन में 500 तरह के हैमर्स और 45 तरह की एक्सेस बनती थी। ये सब बनाने के लिए इंसानी स्किल की जरूरत थी, मशीन की नहीं। वहाँ की अपर क्लास जैसे अरिस्टोक्रेट्स हाथ से बनी चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू देते थे। हैंडमेड प्रोडक्ट्स को क्लास और रिफाइनमेंट का सिंबल माना जाता था, उनकी फिनिशिंग बेहतर होती थी। लेकिन इन वर्कर्स की लाइफ कैसी थी? ज़्यादा लेबर होने से उनकी ज़िंदगी पर बुरा असर पड़ा। जैसे ही गांव में खबर पहुंचती कि शहर में काम है, हजारों लोग निकल पड़ते। लेकिन जॉब मिलना आसान नहीं था। जॉब उन्हीं को मिलती थी जिनका कोई दोस्त या रिश्तेदार पहले से फैक्ट्री में हो। जिनके पास ऐसे सोशल कनेक्शंस नहीं होते थे, उन्हें हफ्तों इंतजार करना पड़ता था। कई लोग रातें पुल के नीचे गुजारते थे तो कुछ रेफ्यूजी कैंप्स में रहते थे। काम भी ज्यादातर सीजनल था, मतलब बिजी सीजन के बाद वर्कर फिर से सड़क पर आ जाता था। कुछ लोग गांव लौट जाते थे तो कुछ शहर में ही छोटा मोटा काम ढूंढते थे। अर्ली 19 सेंचुरी में वेजेस थोड़े बढ़े, लेकिन उससे वर्कर्स को कोई खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उस दौरान नेपोलियनिक वॉर्स की वजह से चीज़ों के दाम बहुत तेज़ी से बढ़ गए थे। मतलब उनकी रियल वैल्यू ऑफ वेज कम हो गई थी। मिड 19 सेंचुरी तक शहरों की 10% आबादी बहुत गरीब थी। इकोनॉमिक स्लम्स के दौरान जैसे 1830s में अनएम्प्लॉयमेंट 35 से 75% तक पहुंच जाता था। और इस अनएम्प्लॉयमेंट का जिम्मेदार किसे ठहराया जाता था? नई टेक्नोलॉजी को। जब वुलन इंडस्ट्री में स्पिनिंग जैनी मशीन इंट्रोड्यूस की गई तो हाथ से स्पिनिंग करने वाली महिलाओं ने इन नई मशीन्स पर अटैक करना शुरू कर दिया। अब स्टोरी को शिफ्ट करते हैं इंडिया की तरफ। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनी। मशीन एज से पहले इंडियन सिल्क और कॉटन गुड्स इंटरनेशनल मार्केट में डोमिनेट करते थे। आर्मीनिया और पर्शिया के मर्चेंट्स पंजाब से सामान लेकर अफगानिस्तान, ईस्टर्न पर्शिया और सेंट्रल एशिया तक जाते थे। इंडिया की फाइन क्वालिटी कॉटन की डिमांड हर जगह थी। इस प्योर एक्सपोर्ट ट्रेड नेटवर्क में कई इंडियन मर्चेंट्स और बैंकर्स इन्वॉल्व थे। वो प्रोडक्शन को फाइनेंस करते, वीवर्स को एडवांस देते और फिनिश्ड प्रोडक्ट को पोर्ट्स तक पहुंचाते थे। लेकिन 1750s तक इंडियन मर्चेंट्स का ये नेटवर्क टूटने लगा। यूरोपियन कंपनीज धीरे धीरे पावर गेन कर रही थी। उन्होंने पहले लोकल कोर्ट से ट्रेड कंसेशंस लिए और फिर ट्रेड पर मोनोपोली हासिल कर ली। इसका नतीजा सूरत और हुगली जैसे पुराने पोर्ट्स जहां से लोकल मर्चेंट्स ऑपरेट करते थे, डिक्लाइन हो गए। सूरत से होने वाले ट्रेड की वैल्यू 16 मिलियन से घिरकर 1740s तक सिर्फ 3 मिलियन रह गई। जबकि बॉम्बे और कैलकाटा जैसे नए पोर्ट्स ग्रो करने लगे। इन नए पोर्ट से होने वाला ट्रेड यूरोपियन कंपनीज के कंट्रोल में था। इस चेंज का वीवर्स पर क्या असर पड़ा? व्हाट हैपेंड टू द वीवर्स? 1760s के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पॉलिटिकल पावर जमानी शुरू कर दी। पहले तो इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कम नहीं हुआ, क्योंकि ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्री अभी एक्सपैंड नहीं हुई थी और यूरोप में इंडियन फाइन टेक्सटाइल्स की जबरदस्त डिमांड थी। पर कंपनी को रेगुलर सप्लाई मिलने में मुश्किल हो रही थी, क्योंकि फ्रेंच, डच, पोर्चुगीज और लोकल ट्रेडर्स भी मार्केट में थे। एक बार पॉलिटिकल पावर हाथ में आने के बाद कंपनी ने ट्रेड पर अपनी मोनोपोली एस्टैब्लिश कर ली। उन्होंने कंपटीशन खत्म करने, कॉस्ट्स कंट्रोल करने और कॉटन और सिल्क गुड्स की रेगुलर सप्लाई इंश्योर करने के लिए एक नया सिस्टम बनाया। उन्होंने एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स और ब्रोकर्स को एलिमिनेट करके वीवर्स पर डायरेक्ट कंट्रोल एस्टैब्लिश किया। इसके लिए उन्होंने गोमास्ता नाम के पेड सर्वेंट्स अपॉइंट किए। गोमास्ता का काम था वीवर्स को सुपरवाइज करना, सप्लाईज कलेक्ट करना और कपड़े की क्वालिटी चेक करना। कंपनी ने वीवर्स को दूसरे बायर्स के हाथ कपड़ा बेचने से रोकने के लिए एडवांस लोन का सिस्टम शुरू किया। जो वीवर एक बार लोन ले लेता, वो अपना बनाया हुआ कपड़ा गोमास्ता के अलावा किसी और को नहीं बेच सकता था। पहले वीवर्स अपने खेत भी संभालते थे और वीविंग भी। अब एडवांस के चक्कर में उन्हें अपनी जमीन लीज पर देनी पड़ी और पूरा टाइम वीविंग में लगाना पड़ा। जल्द ही वीवर्स और गोमास्तास के बीच झगड़े होने लगे। गोमास्तास बाहर के लोग थे, वो अपने सिपाही और पियोन्स के साथ आते थे और सप्लाई में देरी होने पर वीवर्स को मारते पीटते थे।
वीवर्स अब ना तो मोल भाव कर सकते थे, ना ही अपना माल किसी और को बेच सकते थे। उन्हें कंपनी से वही प्राइस मिलती थी जो बेहद कम थी। कई जगहों पर वीवर्स ने अपने गांव छोड़ दिए और दूसरे गांव में जाकर खेती करने लगे। और फिर मैनचेस्टर केम टू इंडिया। 1772 में कंपनी के एक ऑफिशियल हेनरी पटूला ने कहा था कि इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड कभी कम नहीं हो सकती। लेकिन 19वीं सेंचुरी की शुरुआत तक इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट डिक्लाइन होने लगा। 1811-12 में इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट में पीस गुड्स का शेयर 33% था। 1850-51 तक ये सिर्फ 3% रह गया। क्यों ऐसा हुआ? इंग्लैंड में कॉटन इंडस्ट्रीज डेवलप हो चुकी थी। वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने गवर्नमेंट पर प्रेशर डाला कि वो इंडियन टेक्सटाइल्स पर इंपोर्ट ड्यूटीज लगाएं, ताकि मैनचेस्टर में बने कपड़े ब्रिटेन में बिना कंपटीशन के बिक सके। साथ ही उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को भी फोर्स किया कि वो ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को इंडियन मार्केट्स में बेचें। 19वीं सेंचुरी के एंड तक इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल्स का इंपोर्ट इतना बढ़ गया कि इंडियन वीवर्स के लिए दोनों मार्केट खत्म हो गए, एक्सपोर्ट मार्केट भी और लोकल मार्केट भी। लोकल मार्केट मैनचेस्टर के सस्ते मशीन मेड कपड़ों से भर गया। 1860s तक वीवर्स के सामने एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। उन्हें अच्छी क्वालिटी का रॉ कॉटन ही नहीं मिल रहा था। अमेरिकन सिविल वॉर के बाद जब अमेरिका से कॉटन सप्लाई बंद हुई तो ब्रिटेन ने इंडिया से रॉ कॉटन खरीदना शुरू कर दिया, जिससे इंडिया में उसके दाम आसमान छू गए। इंडियन फैक्ट्रीज ने भी मशीन मेड गुड्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, जिससे वीवर्स की हालत और खराब हो गई। इसी दौर में इंडिया में फैक्ट्रीज आनी शुरू हुई। द फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे केम अप इन 1854। 2 साल बाद उसने प्रोडक्शन शुरू किया। 1862 तक वहां 4 मिल्स काम कर रही थी। उसी टाइम बंगाल में जूट मिल्स आई। पहले मिल 1855 में लगी। नॉर्थ इंडिया में कानपुर में 1860s में एल्गिन मिल शुरू हुई। अहमदाबाद में भी पहली कॉटन मिल आई। 1874 तक मद्रास में भी स्पिनिंग और वीविंग मिल ने प्रोडक्शन शुरू कर दिया। ये इंडस्ट्रीज शुरू किसने की? द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स। बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर, बॉम्बे में पारसीज जैसे दिनशा पेटिट और जमशेदजी नसरवांजे टाटा ने बड़े इंडस्ट्रियल एम्पायर्स खड़े किए। सेठ हुकुमचंद, एक मारवाड़ी बिजनेसमैन, ने 1917 में कैलकाटा में पहली इंडियन जूट मिल शुरू की। लेकिन इन फैक्ट्रीज के लिए वर्कर्स कहाँ से आए? जैसे जैसे फैक्ट्रीज बढ़ी, वर्कर्स की डिमांड भी बढ़ी। 1901 में इंडियन फैक्ट्रीज में 5,84,000 वर्कर्स थे। 1946 तक ये नंबर बढ़कर 24,36,000 हो गया। ज्यादातर वर्कर्स आसपास के डिस्ट्रिक्ट से आते थे, लेकिन जॉब पाना यहां भी मुश्किल था। इंडस्ट्रियलिस्ट्स अक्सर एक जॉबर रखते थे नए लोगों को भर्ती करने के लिए। जॉबर एक पुराना और ट्रस्टेड वर्कर होता था। वो अपने गांव से लोगों को लाता था, उन्हें जॉब दिलाता था और शहर में बसने में उनकी मदद करता था। धीरे धीरे जॉबर काफी पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल हो गया। इंडिया का इंडस्ट्रियल ग्रोथ थोड़ा अजीब था। यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज शुरू में इंडियन इंडस्ट्रीज को डोमिनेट करती थी। उनका फोकस उन चीजों पर था जो एक्सपोर्ट हो सकें, जैसे टी, कॉफी, इंडिगो और जूट। इंडियन बिजनेसमैन जब इस फील्ड में आए तो उन्होंने मैनचेस्टर गुड्स के साथ कॉम्पीट करना आसान नहीं समझा। तो इंडियन मिल्स ने शुरू में कोर्स कॉटन यार्न बनाया, जो इंडियन हैंडलूम वीवर्स यूज करते थे या चाइना को एक्सपोर्ट होता था। गेम चेंज हुआ 20वीं सेंचुरी के शुरू में स्वदेशी मूवमेंट के साथ। लोगों ने फॉरेन क्लॉथ को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। इससे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट में यार्न के बजाय क्लॉथ प्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट किया। 1900 से 1912 के बीच इंडिया में कॉटन पीस गुड्स का प्रोडक्शन डबल हो गया। फिर आया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ब्रिटिश मिल्स आर्मी के लिए वॉर मटेरियल बनाने में बिजी हो गई। इंडिया में मैनचेस्टर का इंपोर्ट अचानक से गिर गया। इंडियन मिल्स के पास सडनली एक बड़ा होम मार्केट आ गया सप्लाई करने के लिए। वॉर के बाद मैनचेस्टर अपनी पुरानी पोजीशन इंडिया में कभी रिगेन नहीं कर पाया। लेकिन क्या फैक्ट्रीज ही सब कुछ थी? नहीं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेटेड। वॉर के बाद फैक्ट्री इंडस्ट्रीज बढ़ी, लेकिन इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी स्मॉल स्केल प्रोडक्शन पर चलता था। सिर्फ एक छोटा प्रोपोर्शन ही इन फैक्ट्रीज में काम करता था। बाकी देश में स्मॉल स्केल प्रोडक्शन का ही बोलबाला था। हैंडलूम क्लॉथ प्रोडक्शन भी 20वीं सेंचुरी में एक्सपैंड हुआ। 1900 से 1940 के बीच ये 3 गुना बढ़ गया। ये कैसे हुआ? टेक्नोलॉजी की मदद से। वीवर्स ने नई टेक्नोलॉजी को यूज करना शुरू कर दिया, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। 1941 तक 35% से ज्यादा हैंडलूम्स में फ्लाई शटल का इस्तेमाल होने लगा था। और आखिर में मार्केट फॉर गुड्स। जब नए प्रोडक्ट्स बनते हैं तो उन्हें बेचने के लिए लोगों को परसुएड करना पड़ता है। इसका एक तरीका था एडवर्टीजमेंट। जब मैनचेस्टर के इंडस्ट्रियलिस्ट ने इंडिया में कपड़ा बेचना शुरू किया तो वो कपड़े के बंडल्स पर लेबल्स लगाते थे। लेबल पर कंपनी का नाम, मैन्युफैक्चरिंग प्लेस लिखा होता था, ताकि बायर को क्वालिटी का अश्योरेंस मिले।
लेकिन लेबल्स पर सिर्फ लिखा नहीं होता था, उन पर इमेजेस भी होती थी, खूबसूरत इलस्ट्रेटेड इमेजेस। अक्सर इन लेबल्स पर इंडियन देवी देवताओं की तस्वीरें होती थी, जैसे कि कृष्ण, सरस्वती। ये इसलिए ताकि प्रोडक्ट इंडियन लोगों को फैमिलियर लगे, जैसे कि ये दिखाया जा रहा हो कि देवी देवता भी इस प्रोडक्ट को अप्रूव कर रहे हैं। 19वीं सेंचुरी की एंड तक मैन्युफैक्चरर्स अपने प्रोडक्ट्स को पॉपुलर बनाने के लिए कैलेंडर्स भी छापने लगे थे। न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स तो अनपढ़ लोग नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन कैलेंडर्स हर घर में, हर दुकान में, हर चाय की टपरी पर टंगे जाते थे। और इन कैलेंडर्स में भी देवताओं के नीचे प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट होता था। इन एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए नए कंज्यूमर्स क्रिएट किए गए, नए प्रोडक्ट्स को डिजायरेबल बनाया गया और एक नई कंज्यूमर कल्चर को शेप किया गया। तो ये थी कहानी उस दौर की जब मशीन्स, फैक्ट्रीज और नए मार्केट्स ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया था।